नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि आज से फील्ड में उतरेंगे योगी सरकार के मंत्री। शुक्रवार से रविवार तक सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी। 18 मंडल के मंत्रियों के नेतृत्व में समूह का गठन किया गया था। अपनी टीम के साथ फील्ड में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और आपको बता दें कि ज्यादातर मंत्री बृहस्पतिवार देर रात संबंधित जिले में पहुंच चुके हैं और यहां पर सभी जो मंत्री हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट को सीएम योगी को भेजा जाएगा। इस प्लान के तहत हर जिले की समस्याओं की डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान पर सीएम अपनी मुहर लगाएंगे। आपको बता दें कि इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक का गठन किया था। बैठक बुलाई थी और उस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए थे। इस योजना के बारे में भी बताया था और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश इस दौरान दिए थे। संवाददाता अश्वनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी का रुख करेंगे। अश्वनी, सीएम योगी आदित्यनाथ के जो तमाम मंत्री हैं वो आज फील्ड में नजर आएंगे, फीडबैक वो यहां पर लेंगे और पूरी जानकारी जो है उसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल की जब शुरुआत हुई तो तमाम जो मंत्री थे, तमाम जो विभाग के अध्यक्ष थे, उनसे साफ तौर पे कहा कि आप 100 दिन का अपना कार्यक्रम जी हम मुझे में सामने, साथ ही साथ अगले 6 महीनों का प्रेजेंटेशन दीजिए कि अगले 6 महीनों में क्या विजन रहेगा विभाग का और कौन कौन से काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने अगली जिम्मेदारी जो अधिकारियों को दी और माफ कीजिएगा मंत्रियों को दी, वो ये दी कि जाकर के अपने क्षेत्र में जाइए, साथ ही साथ अपने जो जहां पर प्रभारी बनाए गए उन जिलों में जाइए, वहां पर जाकर के लोगों से सीधे संवाद कीजिए, उसका फीडबैक सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री को दीजिए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के तमाम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं वो आज से फील्ड पर निकलेंगे। निश्चित तौर पर वो जिलों में जाएंगे और दूर के इलाकों में जाएंगे जहां पर अभी भी तमाम जो अधिकारी हैं वो मठाधीश बने हुए हैं। तो सीधे अब जो जनता है वो मुख्यमंत्री के जो सिपा सलाहकार होंगे उनसे शिकायत कर सकती है, मंत्री जो होंगे उनसे अपनी शिकायत कर सकती है, अपनी समस्या रख सकती है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जो सोमवार और मंगलवार का दिन है उस दिन लखनऊ में रहना तमाम मंत्रियों के लिए जरूरी होगा। उसके अलावा आप जो सप्ताह के अंतिम दिन होते हैं उस दौरान आप लखनऊ में ना रह करके अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने प्रभारी जिले में जाएंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का साफ विजन है, क्योंकि पिछली सरकार जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के भरोसे ज्यादा रहा। ऐसे में तमाम नुकसान भी सरकार के हुए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने नया विजन तैयार किया जिसमें तमाम जो मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, उनको जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ राज्य और जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं वो सहयोगी के रूप में काम करेंगे और जिलों में जाकर के जिलेवार तरीके से पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहां के कानून व्यवस्था को लेकर के बाकायदा समीक्षा करेंगे कि वहां के अधिकारी पुलिसकर्मी कितने सजग हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री का सबसे प्रायोरिटी जो चीज है वो कानून व्यवस्था है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पिछले अगर बात करें 30 दिन का कार्यकाल रहा, 34 दिन का, उस दौरान तमाम अधिकारियों पर लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं कार्रवाई करने को मिला। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी थे, उनको उनका निलंबन हुआ। साथ ही साथ तमाम ऐसे जिले के जो डीएम थे, एसएसपी थे, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे थे, इसके चलते उनको हटाया गया। निश्चित लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और तमाम अधिकारी और तमाम जो मंत्री हैं सभी को निर्देशित कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि किस तरह से काम करना है। लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अश्विनी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे। पिछले 1 साल में 30% बढ़ा है यूपी का निर्यात। कोरोना के बावजूद 1 साल में 30% यूपी का निर्यात बढ़ा है। निर्यात इजाफे में ओडीओपी उत्पादों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वित्तीय वर्ष के अंत में निर्यात 1.5 लाख करोड़ के पार हो जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि जेड लैंडलॉक स्टेट यानी कि मैदानी राज्यों में यूपी निर्यात के क्षेत्र में नंबर 1 है। ये बड़ी जानकारी। कोरोना के बावजूद 1 साल में 30% यूपी का निर्यात बढ़ा है। ये अपने आप में एक वाकई बहुत बड़ी बात है कि कोरोना से जहां बड़े बड़े देश प्रभावित हुए थे,
और यहाँ पर यूपी को ये फायदा मिला है। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, यूपी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोरोना के बावजूद भी यूपी में निर्यात बढ़ा है। बिल्कुल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, उस दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो काम था वो था निवेश और किस तरह से निवेश किया जाए पहले तो, और उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्री है उसको कैसे बूम दिया जाए उसको लेकर के कार्य योजना तैयार हुई, बाकायदा काम किया गया। उसके बाद तमाम जो बैठकें हुई, तमाम जो उत्तर प्रदेश देश के जो जाने माने उद्योगपति थे उनको उत्तर प्रदेश में आने के लिए का न्योता दिया गया। निश्चित तौर पर उसी का नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश ने बेहतर चीजें तैयार की और उसके साथ ही साथ निर्यात को लेकर के भी सजगता बनाए रखी। उत्तर प्रदेश अगर बात करें तमाम अन्य राज्यों से उसकी तुलना करें तो 30% ज्यादा निर्यात करने में सक्षम रहा है, आगे रहा, अग्रणी रहा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने तमाम प्रदेशों और देशों से सीधे तौर पर खुद ही संवाद किया और उत्तर प्रदेश की जो चीजें हैं उनको बाहर तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने जो पहला कार्यकाल था उसमें बेहतर काम यह किया, उन्होंने जो व्यापार था, यहाँ की चीजें थी, उनको सेंट्रलाइज ना कर करके जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज एकीकृत किया। वहां पर चाहे वो जो ओडीओपी है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले, बनारस की मान लीजिए साड़ियां बहुत फेमस है, मुरादाबाद का पीतल बहुत फेमस है, अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, तो उन्होंने सब चीजों को इकट्ठा किया और उसके बाद जो जिला था, जिले को जिलेवार तरीके से राज्य स्तर पर लॉन्च किया। राज्य में जब बेहतर काम दिखाई दिया तो उसको निवेश के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो लोग थे, अंतरराष्ट्रीय उद्योग था, उस वहां ले जाकर के खड़ा किया। निश्चित तौर पर जिसका नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश आज जो अग्रणी है 30% ज्यादा अन्य राज्यों से निर्यात में। निश्चित तौर पर इसको लेकर के आगे भी कार्य योजना चल रही है और इस जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम अभी देखा गया तमाम प्रदेशों के देशों के मुखिया जो हैं उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रबल संभावनाएं हैं, चाहे बिजनेस की बात करें, उद्योग की बात करें या अन्य तमाम की बातों की। निश्चित तौर पर पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री को लेकर जितना बेहतर काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्री चलानी है, डेवलप करना, तो 3 चीजें होती है, सड़क, बिजली और सुरक्षा। निश्चित तौर पर तीनों पर बेहतर काम हुआ। दूर दराज के इलाकों तक बिजली पहुंचाई गई, दूर दराज के इलाकों तक बेहतर हाईवे और सड़कें तैयार की गई। उसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था जो सुरक्षा थी, सुरक्षा को लेकर के बेहतर काम किया गया, जिससे बाहरी जो व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे, वो आसानी से उत्तर प्रदेश आते ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बेहतर काम किया था, जिसमें जो लैंड होती है, लैंड को सस्ते दामों पर उद्योग जो घराने हैं उनको उपलब्ध कराया, जिससे उनको आसान हो उत्तर प्रदेश में उद्योग शुरू करना। जब उत्तर प्रदेश में उद्योग शुरू होगा तो सबसे पहला होगा उत्तर प्रदेश लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद वही चीजें जो होंगी बाहर जब निर्यात होंगी तो निश्चित तौर पर चाहे अन्य तमाम अन्य राज्य हो या अन्य देश हो, वहां से अच्छी आय स्रोत उत्तर प्रदेश को मिलेगा। जो टैक्स होगा टैक्स के रूप में मिलेगा, निश्चित तौर पर उससे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में काफी फायदा होगा। जी, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के समय में सभी बड़े देश भी धराशायी हो गए थे, बहुत ज़्यादा सभी को परेशानी हुई थी। चलिए अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे और अब आगे बढ़ेंगे। अब खबर लखनऊ से, सेतु निगम में भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन, भ्रष्टाचार के आरोपी संदीप गुप्ता को किया गया है कार्य मुक्त। एमडी योगेश पवार ने फटकार के बाद जारी किया है ये आदेश। आपको बता दें कि मामले को लटका रहे थे एमडी, शासन से मिली है इनको फटकार। बेहद गंभीर मामला। आपको बता दें कि संदीप गुप्ता की अब होगी इस मामले की जांच और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेतु निगम में भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोपी संदीप गुप्ता को किया गया है कार्यमुक्त। एमडी योगेश पवार को माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि एमडी योगेश पवार जो है उन्होंने फटकार लगाई है और उसके बाद आदेश जारी किया है। मामले को टरका रहे थे एमडी। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। अश्विनी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अश्विनी, तो आपको बता दें कि अश्विनी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी खामी की वजह से। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मामला बेहद संगीन है। संदीप गुप्ता पर अब जांच की जाएगी। सेतु निगम के भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन होगा और ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं कि सेतु निगम के भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन लिया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपी संदीप गुप्ता को
कार्य मुक्त किया गया है। एमडी योगेश पवार ने फटकार के बाद जारी किया है आदेश। आपको बता दें कि मामले को लटका रहे थे एमडी, शासन से मिली है इनको फटकार और ये मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। संदीप गुप्ता की अब जांच होगी। सेतु निगम में भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन लिया गया है और अब इस मामले पर जांच की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल आरोपी संदीप गुप्ता को कार्यमुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुसूचित आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। विजय सांपला जी हैं, फिर से एक बार पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। सर, अब की बार क्या कुछ चुनौतियां रहने वाले हैं आपके समाज के लोगों के लिए? देखिए, क्योंकि मैंने इस आयोग में पहले भी लगभग एक साल के करीब काम किया है, तो बहुत सारे, क्योंकि सामाजिक में बहुत सारी जो अभी भी विकृतियां हैं लोगों की मानसिकता के कारण, आज भी बहुत सारे दलित समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इस कमीशन का मुख्य रूप से काम भी उन्हीं के लिए, उनको न्याय दिलाना होता है, तो उसमें न्याय दिलाएंगे। बाकी जो पहले बाकी काम भी करते थे, चाहे वो एम्प्लॉइज़ के क्षेत्र में हो या गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के, वो सब उसको जथा संभव हो उसको सब जो है वो इम्प्लीमेंट हो, उसका कार्य देखेंगे। सर, एक आपके समाज की बात करें, हम SC/ST समुदाय की बात करें तो प्रमोशन को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं लोग कि प्रमोशन जल्दी नहीं होता है। इस समाज के होने की वजह से काफ़ी समस्याएं होती है। इसको लेकर क्या कुछ आप लोग करेंगे? देखिए, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण क्या, अभी पदोन्नति में आरक्षण की जो मांग तो बहुत लंबे समय से चल रही है। ये मांग नहीं है, ऑलरेडी 1955 से चल रही थी, मगर कुछ लोगों ने इसको लेके कोर्ट में गए हैं। मगर जहाँ तक अपना ये भारत सरकार का अपना पक्ष है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो भारत सरकार आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण देने के पक्षधर है। और बाकी अभी कोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए हैं कि जैसे कि डाटा इकट्ठा करना किया जाए और उसी के हिसाब से जो है पदोन्नति में ये आरक्षण की बात संभव हो सके। समस्या यही है कि डाटा इकट्ठा करने की जो जहाँ पर होना चाहिए, जितनी जल्दी होनी चाहिए, वो शायद संभव अभी नहीं हो पा रहा। और कमीशन अपनी तरफ से इसके लिए भी लोगों को अपने सुझाव जो समय समय पर रिकमेंडेशन देता है उसमें भी देंगे। मगर क्योंकि अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, पूरी तरह से अभी लंबित है, तो उस पर कुछ भी अपनी तरफ से कहना मेरा ख्याल कोई उचित नहीं होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ विजय सांपला जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर नवनीत राणा के साथ निश्चित तौर पे अगर अन्याय हुआ होगा तो जब हम पदभार ग्रहण करेंगे तो इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यादों को संजोए रखने के लिए 90 दिनों का अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसकी शुरुआत की है। उनकी यादों को सदा दिलों में जिंदा रखने के लिए आज़ादी से अंत्योदय तक के नाम से इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाना है। आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हम उस सब मना रहे हैं, लेकिन इन सब में कई 5 पिलर हैं। उस पिलर में एक पिलर जो हम आज़ादी से अंत्योदय तक, उस पिलर के लिए आज 75 जिले में हम उन सेनानियों को याद कर रहे हैं जो उन जिलों में, जिनके कारण आज देश स्वतंत्रता के आंदोलन में बड़ी सफलता प्राप्त की। और 9 विभाग और 17 ऐसे उनके योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं को सैचुरेशन मोड पर ले जाना और 90 दिनों के अंदर ले जाना, ये प्राथमिकता के साथ तय किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए आज डैशबोर्ड भी बना दिया गया है।
जिस पर बेस डेटा और टारगेट डेटा रहेगा और इसका हम मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग होते रहेगा और बीच बीच में वहाँ के कलेक्टरों के साथ भी सीधा संवाद वर्चुअल होगा और आने वाले दिनों में हम उस गांव को, उस पंचायत को सैचुरेशन मोड पर ले जाने का काम करेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर सरकार सख्त है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के बीच दोनों की बातचीत हुई, बैठक हुई। बैठक के बाद न्यूज वन इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, सुनिए। ब्रजेश पाठक जी हैं सर, आज मनसुख मंडाविया जी से आपकी बातचीत हुई। कोरोना के जिस तरह से लहर बढ़ रही है को लेकर हम पूरी तरह सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कोरोना के मामले एनसीआर में और लखनऊ में कुछ प्रकाश में आए हैं। हम जांच का दायरा बढ़ा दिए हैं। जिनके संपर्क में हमारे जो स्कूलों के बच्चे हैं या अन्य लोग आए हैं, हमने सबकी जांच किया है और घर पे आइसोलेट किया। अभी अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई है। उनको घर ही पर हम दवाइयाँ दे रहे हैं और 2-3 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं और पूरी तरह से हम सतर्क हैं। हमारे पास ऑक्सीजन के पर्याप्त भंडार हैं। सभी सीएससीज में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। सर, अवैध जो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, कई स्पीकर देखिए, माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम अनुपालन करा रहे हैं। सभी को अपने धर्म स्थलों में पूजा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसकी आवाज़ से किसी को व्यवधान न हो, ऐसा निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया था, उसका अनुपालन हो रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के सभी आदेशों का पालन हो रहा है। ब्रजेश राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बाराबंकी जिले में भी सभी धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर अभियान चलाया गया है। इस अभियान में जिले भर में धार्मिक स्थलों से 614 अवैध लाउड स्पीकर को हटाया गया है। वहीं 207 लाउड स्पीकर्स की आवाज कम कराई गई है। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा को लेकर धर्मस्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर काफी विवाद चल रहा था। अदालत ने मानक तय कर इस तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगाई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ने कोर्ट के आदेश के अनुसार धर्मस्थलों में और परिसर में आवाज सीमित रहे, ये उन्होंने कहा है। और इसके बाद मुख्यमंत्री का आदेश बाराबंकी में भी साफ दिखाई पड़ा। आपसी सहमति के बाद 614 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और 207 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई है। मुझे 2 दिन पहले ज्ञात हुआ कि प्रशासन का ये आदेश आया है कि सारे स्थान, देव स्थान के माइक उतार दिए जाएं। जब मुझे जानकारी मिली और प्रशासन से कुछ आदेश हुआ तो हम लोगों ने तुरंत उसका पालन किया। 2 दिन पहले मैं यहाँ था नहीं, जब मुझे जानकारी मिली मैं तुरंत आके सबसे सुबह प्रातःकाल मंदिर में आके और पूजा पाठ करके उसके बाद हमने माइक उतारने का कार्यक्रम चालू किया। और मैं बाबा ब्रह्मदेव सेवा ट्रस्ट गौ सेवा का भी अध्यक्ष हूँ। और जो आदेश हुआ है इसको लेकर किस तरह आप संतुष्ट हैं इस आदेश को पालन करके? नहीं, प्रशासन के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं और ये जो कार्यक्रम प्रशासन का हो रहा है इसमें हम लोग को कोई दिक्कत। पेड़ पे बंधे थे संस्था के कर्मचारी हैं। हम लोग संस्था के कर्मचारी हैं। हमारा नाम श्रीपाल वर्मा है। और हम लोग यहाँ पर शाम सुबह रोज आरती करते हैं। शाम खास करके शाम को हम लोग 7 बजे आरती करने आते हैं जी। तो ये माइक हाथ में ले रखा है, उसको उतरवा दिया? हाँ, माइक उतरवा दिया पेड़ से। अब ये कैसे भजन कीर्तन कैसे होगा आप लोगों का? अब भजन कीर्तन जैसे शासन चाहेगा वैसे करेंगे। जो मानक है उसके अनुरूप। हाँ, जो मानक है उसके अनुरूप करेंगे। और अब खबर कानपुर से है, जहां सीएम योगी के आदेश की अवहेलना की जा रही है। तालाब की जमीन को पाटकर खुलेआम कब्जा किया जा रहा है और नया पुष्पे हॉस्पिटल का कार्य निर्माण किया जा रहा है। धड़ल्ले से ये काम किया जा रहा है। एसडीएम और जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है। आशंका जताई जा रही है कि अकबरपुर नगर पंचायत के अधिकारियों, लेखपाल और चेयरमैन की से ये काम चल रहा है और इसके बगल में पहले से यूनियन बैंक भी बना हुआ है। हमीरपुर शहर कोतवाली क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर दौड़ता दिख रहा है और लक्ष्मीबाई तिराहे पर फुटपाथ पर किए गए कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। इस दौरान चौराहे पर बने ट्रैफिक पुलिस का सहायता केंद्र भी ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि चौराहे का सुंदरीकरण होना है
और जिसके चलते प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। हमीरपुर शहर कोतवाली क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर जमकर चला है। दुकानों को हटवाने के लिए ये बुलडोजर चलाया गया है। अतिक्रमण मुक्त चौराहे का सुंदरीकरण किया जाएगा। हमीरपुर के एक गेस्ट हाउस में मिशन शक्ति अभियान चलाकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया। जिले के स्कूल में, कॉलेजेस में सम्राट परिवार की महिलाओं ने शक्ति मिशन में भाग लिया। नारी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए कानूनों और नियमों की जानकारी महिलाओं को देकर उनको जागरूक किया गया। वहीं महिला पुलिस द्वारा जिले भर में चौपाल लगाकर जागरूकता का काम किया जा रहा है। वहीं महिला पुलिस ने जागरूक करते हुए बताया कि यदि किसी प्रकार की समस्या या कोई अनजान व्यक्ति परेशान करता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा इसको पूरी तरह से गोपनीय भी रखा जाएगा, ये भरोसा भी उन्होंने दिलाया। कोतवाली पुलिस द्वारा आज मिशन शक्ति के तहत शहर की संभ्रांत महिलाओं, स्कूल की बच्चियों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिन्हें जागरूक किया गया कि अपनी सुरक्षा कैसे करें और पुलिस विभाग को अगर किसी अप्रिय स्थिति में किन किन नंबरों से सूचना दें जिससे कि तत्काल उनकी सहायता की जा सके। सभी द्वारा इस संबंध में जानकारी भी दी गई और सबको अवगत कराया गया और सबने आश्वस्त भी किया कि भविष्य में किसी भी तरह की खतरा आने पर वो तत्काल इन्फॉर्म करेंगी। और साथ ही ये आयोजन हमारा निरंतर जारी रहेगा जिससे कि ये महिलाएं एक स्वस्थ वातावरण में यहाँ रह सकें, उनकी सुरक्षा को कोई झांसी में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर लगी नेम प्लेट पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन लिख दिया गया है। इसकी खबर सुनते ही लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं इसको लेकर रेलवे ने कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए स्टेशन के नाम में झांसी जोड़ा गया है। हालांकि इसको लेकर अभी लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आधिकारिक पत्र भी प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया था। नाम में हुए परिवर्तन के साथ ही आम जनता और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि आपको बता दें कि कहना उनका उस टाइम पे हुआ करता था कि महारानी लक्ष्मीबाई की पहचान भी झांसी से ही है, इसलिए रेलवे स्टेशन के साथ झांसी शब्द भी जोड़ा जाना चाहिए और अब इसको जोड़ने का काम किया गया है। हापुड़ के एसपी दीपक भुकर ने सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हो रही वीडियो का संज्ञान लिया जिसमें एक शख्स ने मासूम बच्चे की इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई थी। पीड़ित शख्स असहाय था, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने मासूम बच्चे का इलाज करवा सके। दिल्ली में जाकर उसको इलाज कराना था। ऐसे में एसपी दीपक भुकर खुद सामने आए और मासूम के इलाज के लिए होने वाले खर्चे का जिम्मा उन्होंने उठाया। उन्होंने मासूम के साथ डॉक्टर की टीम को दिल्ली के लिए रवाना किया और एसपी दीपक भुकर की इस कदम की वजह से हापुड़ में जगह जगह उनकी तारीफ की जा रही है। नमस्कार सर, मेरा नाम है मोहम्मद सालिम। सर, हमारी बच्ची कल से बीमार है। कल हमने सरस्वती अस्पताल में भर्ती करी 2 से 3 बजे के बीच। डॉक्टरों ने बच्चे को हमारे को भर्ती कर लिया और जो है उसके बाद बताया कि हमें पानी की कमी है। डॉक्टरों ने पानी की बोतलें लगाई, जैसे भी करा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसके बाद हमसे कहा कि बच्चे के चेकअप होंगे। हमने बच्चे के चेकअप वेकअप कराए। रात को देर रात होने के बाद हमें 11 से 12 बजे के बीच हमें जो है दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली जो पर्चे में लिख के दे दिया 4-5 अस्पतालों के नाम। हम दिल्ली गए सर, पूरी रात हो गई। हमें जो है हमारे बच्चे को किसी ने एडमिट नहीं करा। 4 से 5 अस्पतालों में हम गए। फिर जो है हमने फ़ोन करके अनवरपुर वाले डॉक्टरों से मालूम करा। उन्होंने हमसे ये कह दिया कि मेरठ ले जाओ। हम 2 से 3 अस्पताल में फिर मेरठ लेके गए और मेरठ भी किसी ने भर्ती ना करा। अब लेके सरस्वती अस्पताल में आए हैं तो उन्होंने भी ये कह दिया कि आपसे जो है वो कर। अलीगढ़ में फाइनेंस कंपनी को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 57 आधार कार्ड, 66 पैन कार्ड, 7 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं, 3 पहचान पत्र, इसके अलावा 7 बैंक पासबुक और 19 सिम कार्ड भी पुलिस ने बरामद किए हैं। 14 मुहर और ठगी का लाखों रुपया भी इनके पास से बरामद किया है और कई अन्य सामान भी इनके पास से मिला है। आरोपी फर्जी कागजात तैयार करते थे और कंपनियों के साथ ठगी करते थे। सिविल लाइंस के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि
फाइनेंस पे इलेक्ट्रॉनिक के सामान लेके उसकी किस्त नहीं चुकाई जा रही थी। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए इस पर तफ्तीश की गई तो एक गैंग का खुलासा हुआ जो कि फाइनेंस लेने के बहाने फर्जी कार्ड और फर्जी आईडी के बहाने फाइनेंस लेके सामान लेके उसकी एक किस्त चुका के बाकी सामान इधर उधर बेचने का कार्य करता था। इसमें 5 व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए हैं। नरेंद्र निवासी बुलंदशहर, करण निवासी बुलंदशहर, विकास, अजय और हरिओम निवासी अलीगढ़। और इनके पास से एक एसी जो कि इन्होंने फाइनेंस पे लिया था, 2 प्रिंटर जिनसे ये नकली आईडी बनाते थे, 97 आधार कार्ड, 66 पैन कार्ड, 17 एटीएम कार्ड, 3 पहचान पत्र, 3 ड्राइविंग लाइसेंस, 7 बैंक। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।